कि हर सवाल का जवाब हम आपको दे पाएँ। और दूसरी चीज़ आपको ये भी है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए, 100% मेरा वादा है कि आपको समझ में वो टॉपिक ज़रूर आएगा। ठीक है ना? बात होती है कि हम कितनी मेहनत से पढ़ लेते हैं, बात होती है कि हम कितने गंभीरता से पढ़ लेते हैं और बात ये होती है कि हम कितनी जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, वही हमारी हो जाती है, वही चीज़ हमारी हो जाती है। और अगर हम जो है वो उसको गंभीरता से नहीं लेंगे ना, तो फिर हमारे लिए वो दिक्कत रहेगी। तो आज हम लोग डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो रिवीजन है, मैंने मेरे पुराने नोट्स थे रखे हुए, मुझे मिल गए आज, तो मैंने उन्हीं को जो है क्लिक करके यूज़ किया है। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है, गागर में सागर का काम करेंगे। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इन पर आपको गागर में सागर मिलेगा। बहुत ही मस्त, आपको केवल टू द पॉइंट बात की गई है नोट्स के अंदर, एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं की गई है। और इनके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे तो वो मैं लिखूंगा भी, लेकिन पहले इन पॉइंट्स पर मैं फोकस करूंगा, पहले इन पॉइंट्स पर फोकस करूंगा, उसके बाद करूंगा रिमेनिंग पॉइंट्स पर फोकस। तो आइए चलते हैं हम डी और एफ ब्लॉक की तरफ। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हैं? देखो, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझिए मेरी बात को ध्यान से, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर आपने देखा तो दो कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, दो कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं यहाँ पर, n-1 0 1 to 10, और ये एक्चुअली में आयनिक फॉर्म में हो सकता है। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है आयनिक फॉर्म में, वैसे जनरल आपका ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये दोनों में डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn डाई पॉजिटिव जब हो जाता है तो यही वाला जीरो वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, ये वाली अप्लाई फिर नहीं होती है। ये इसीलिए मैंने वहां पर जीरो लिखा हुआ है। नहीं सोचो ऐसा क्यों किया सर आपने, तो मैंने इसलिए ऐसा किया हुआ क्योंकि मैं कुछ हट के बताता हूं। और जैसे मनु आपका कहना था, बिल्कुल आप सुबह में कह रहे थे कि सर जो है वो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो होना चाहिए। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन जो क्वेश्चन की ट्विस्टिंग थी वो ये कहना चाह रही थी कि वो कंपाउंड कब बना पा रहा था। ऑक्सीजन ने कंपाउंड बनाया ना, तो आयनेशन एंथैल्पी तो जेनॉन एक्सई पॉजिटिव तभी बना पा रहा है जब ये O2 पॉजिटिव बना पा रहा है। वरना कैसे समझ में आएगा कि ये जेनॉन पॉजिटिव भी बनाएगा? जेनॉन पॉजिटिव तभी बना पाएगा जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी तो आई हमें पता लगेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम पता ही तब कर पाएंगे जब एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें से इजेक्ट करेंगे, उससे पहले हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे पता कर पाएंगे इसकी बराबर है कि नहीं है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल व्यू। समझाने वाले अपनी बात को रखते हैं और अच्छे ढंग से रखते हैं, उनकी बात अच्छी है, उनके बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज जरूर क्लियर होनी चाहिए कि जेनॉन के कंपाउंड बनाने की जो प्रकृति है, जेनॉन क्यों कंपाउंड बना पा रहा है, तो पहले उसने ऑक्सीजन की एंथैल्पी, ये बात सत्य है कि उसने पहले ऑक्सीजन की ही एंथैल्पी निकाली, लेकिन ऑक्सीजन की एंथैल्पी को जेनॉन से तब बराबर किया गया जब दोनों ने पॉजिटिव फॉर्म में ये कंपाउंड बनाए। तो ऑक्सीजन गैस की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो जेनॉन के बराबर तभी हुई जब इलेक्ट्रॉन निकाला। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये कंडीशन पैदा होती है, उससे पहले की। तो आपकी अगर O2 प्लस नहीं दिया, समझना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको समझाना मेरा फर्ज है, बाकी आप समझदार हैं। देखिए, अगर यहाँ पर O2 दिया होता केवल और O2 प्लस नहीं दिया होता, समझना मेरी बात को, आप बिल्कुल अपनी जगह, आप भी कहीं ना कहीं सही है क्योंकि आपने बहुत जगह पढ़ा है ये O2 तब सही होता जब O2 प्लस उपस्थित नहीं होता। अगर O2 प्लस है तो हम आंसर O2 प्लस पर टिक करेंगे, और अगर केवल O2 ही दिया, जैसे मान लो यहाँ देते O2 N2 Cl2 और ऐसे कोई और भी दे देते, मान लीजिए H2, तो उस समय फिर आंसर हमारा O2 ही लगता, उस समय आंसर हमारा O2 ही लगता। ठीक है, ये बात है और कोई बात नहीं। ठीक, समझ गए होगे शायद अब मेरी बात को। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। एक्सेप्शन में आपको क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, पैलेडियम को याद रखना पड़ेगा।
इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आइए, जिंक, कैडमियम, मरकरी जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरी बात है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। तो देखो, एक बात आपको अपने मन में याद रखो कि डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, पार्शियली फिल्ड है, ये बात ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकती, पार्शियली भी हो सकती है, और यहाँ पर कंप्लीटली भी हो सकती है, दोनों वर्ड यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की जाएगी तब पार्शियली फिल्ड वर्ड ही यूज होगा। तो यहाँ पर एक चीज और आएगा, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहाँ लिख देता हूं, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, यहाँ पर पार्शियली फिल्ड की बात चलेगी और पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल की होगी। तो यहाँ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हम लोग लिख लेंगे, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल की बात होगी। ये बात आप नोट करके रखिए। ठीक है, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर उसके अंदर होगा। तो ग्रेटर देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर इज द मेटेलिक कैरेक्टर। पहले मैं सब बातें बता दूंगा, उसके बाद आपको कुछ जो भी पॉइंट महत्वपूर्ण होंगे उनको इसके बाद में डिस्कशन आपसे और करूंगा। मतलब ये तो डिस्कशन करूंगा, उसके बाद भी कुछ चीजें बचेंगी तो उनको डिस्कशन करूंगा। देखिए, आपको ये चीज बता दें जगमोहन जी, क्योंकि कितना भी पढ़ लीजिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बाद में समझ में आती हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा आपको दे पाऊं। मेरे नोट्स, मेरे मैटर आपने देखा ही होगा कि कमजोर नहीं है कहीं पर से, लेकिन होता है कि बहुत सारी चीजें ट्विस्ट करके आ जाती हैं, वही चीज आपने पढ़ी है वही गलती हो जाती, तो इसमें नहीं कह सकते कुछ। अब ट्रांजिशन मेटल्स जो है कैटालिस्ट की तरह कौन कौन यूज होते हैं, तो TiCl4 और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम ये कैटालिस्ट की तरह यूज होता है। ठीक है, ये आपका, इसको जिगलर नाटा कैटालिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? जिगलर नाटा, यही होता है ना जिगलर नाटा, बताओ भाई। जिगलर नाटा, ये होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ठीक है, ये होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ध्यान दीजिए। V2O5 कॉन्टैक्ट मेथड में यूज होता है। PdCl2 इथीन से इथेनॉल कन्वर्जन में बेकर्स प्रोसेस में यूज होता है, आपको पता होना चाहिए, बेकर्स प्रोसेस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाइए, प्लेटिनम PTO को एडम्स कैटालिस्ट के नाम से भी जानते हैं, एडम्स कैटालिस्ट के नाम से भी जानते हैं। PT और PTO को एडम्स कैटालिस्ट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। और CuCl2 को डीकन्स मेथड में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये बात, ये PDF लगा दूंगा, ये PDF मिल जाएगी आपको, ये PDF सब लगा दूंगा मैं। कल संडे है, कल PDF लगाऊंगा, जो मैंने पढ़ाई है वो सब PDF लगाऊंगा मैं। PT और PTO को हम लोग एडम्स कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, CuCl2 को हम लोग डीकन्स मेथड के नाम से जानते हैं। ये विल्किंसन कैटालिस्ट के नाम से जाना जाता है। और Fe को हैबर्स प्रोसेस में प्रयोग करते हैं। ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलर्ड ड्यू टू D ट्रांजिशन एज वेल एज, आपको याद रखना पड़ेगा, चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, डी मेटल आयंस जो हैं वो आपको D ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे अगर हम एग्जाम्पल पर बात करें कि मान लीजिए कहीं पर CuCl4 है, ठीक है, या फिर MnO4 नेगेटिव है, KMnO4 वाला हिस्सा जो है, ये जितने भी कंपाउंड हैं ये सभी चार्ज ट्रांसफर की वजह से ही कलर्ड माने जाते हैं। तो अगर आप मतलब नोट भी करवाएंगे हम आपको, जैसे MnO4 नेगेटिव है, ऐसे ही आपका MnO4 के KMnO4 की बात करें तो MnO4 डाई नेगेटिव भी ले सकते हो, MnO4 डाई नेगेटिव भी ले सकते हो। ऐसे ही बात करें CuCl4 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये इसके ऊपर 2 नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड की जब बात आती है कि वो कलर्ड है तो वहां पर चार्ज ट्रांसफर वर्ड यूज करना ज्यादा उचित होगा एज कंपेयर टू D ट्रांजिशन। तो ये बात ध्यान देना यहाँ पर। हाँ, K2Cr2O7 भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, वेरी गुड, शाबाश। तो ये यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा वो मनु कौन सा होगा? चार्ज
ट्रांसफर की वजह से होगा। पीजीटी में ये क्वेश्चन, पीजीटी में 2021 में ऐसा क्वेश्चन आया, शुरुआत वहीं से हुई थी और अब उस पर ध्यान दिया जा रहा है। क्या होता है, कभी कभी धोखे इतने उठाने पड़ते हैं कि हम लोगों को वहां पर ध्यान देना। तो म्यू इज इक्वल टू, ये हमें बोहर मैग्नेटॉन का फार्मूला है, म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोहर मैग्नेटॉन हो गया, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मोर इज द वैल्यू ऑफ n, मोर इज द पैरामैग्नेटिक नेचर। हाँ, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, बिल्कुल सही है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं इसे। और इसके बाद आपको मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर भी होता है, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान देना। तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर जो है वो COCNO में होता है, CONO और CN, जहां लिगेंड स्ट्रांग हो जाए तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर वहां कंसीडर किया जाता है, ठीक है। लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड, इस बात का ध्यान देना, ठीक। पाई एक्सेप्टर्स होते हैं, बिल्कुल सही आपने बोला। अब हम लोग इस पर आ जाते हैं कि हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब मोर इज द वैल्यू ऑफ n, मोर इज द पैरामैग्नेटिक नेचर, मोर इज द वैल्यू ऑफ n, मोर इज द पैरामैग्नेटिक नेचर, ये आप ध्यान दीजिएगा, यहीं से आंसर निकालना। मर्क्यूरस जो होता है वो आप ये मान के चलिए डायामैग्नेटिक होता है, और ये Mg2 है और ये Mg डाई पॉजिटिव है। तो ये बात आप नोट करना, इसके अंदर डायामैग्नेटिक नेचर होने का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसमें लगाओगे तो ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये पैरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक रह जाएगा। दिलीप पांडे आपने पूछा कब होता है सर मेटल टू लिगेंड, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। चलिए मैं आपको इस पर थोड़ा सा भी डिस्कशन करता हूँ, मैं अभी याद रखना मैं इस पर डिस्कशन आपसे करूंगा, इसी ये पहले मैं ओवर कर, चलिए यहीं पे कर दूं, नहीं कहीं भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, यही करते हैं डिस्कशन, इस साइड में कर लेते हैं। देखो आपको बताएं, ये जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो नंबर 1, पहला चार्ज ट्रांसफर जो होता है वो लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बैंड मानी जाती है, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बैंड बोलते हैं, ठीक। ये कब होती है पहले इसको समझ लेते हैं। देखो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, अब लिगेंड दिख रहा है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है लिगेंड की, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसकी है, लिगेंड की है, ठीक है। अब लिगेंड की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, अब वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एंटी बॉन्डिंग और मतलब ऐसे कह सकते हैं नॉन बॉन्डिंग, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो फिलहाल इसे हम नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग एक ही बात है, नॉन बॉन्डिंग है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं की है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा और ये इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, इसमें दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ डी टू डी ट्रांजिशन नहीं होगा, एक्चुअल में यहाँ डी टू डी ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, डी टू डी, डी से डी में जंप ही नहीं कर पाता है। तो फिर उस समय हम वर्ड यूज करते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो ये अधिकतर कौन कौन से बनाते हैं वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। नंबर 1 जैसे मैंने बोला MnO4 नेगेटिव वाला बनाएगा, ऑक्साइड भी बनाते हैं बहुत सारे ऑक्साइड, भाई ऑक्साइड तो है ही एक तरीके का ये, इसी तरीके से क्लोराइड भी बनाते हैं, ब्रोमाइड आयोडाइड जो भी कॉम्प्लेक्स हैं, ब्रोमाइड है आयोडाइड है, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, ये बात ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जैसे मैंने अभी Cu वाला एग्जाम्पल लिखा था। तो अब आगे चले आइए, दूसरी चीज ये है कि आपने पूछा कि सर अब दूसरा क्वेश्चन आपका था कि मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर बैंड कब पैदा होगी, ये बैंड कब आ जाएगी। तो इसका मतलब है इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि अपोजिट कंडीशन होगी, पाई एक्सेप्टर लिगेंड जब लगा हो, पाई एक्सेप्टर लिगेंड इसमें होना चाहिए। अब ये बताओ पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन होते हैं, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड में कोनो सन है ना, देखो कोनो दिख रहा है, कोनोसन नेगेटिव Cn, कोनोसन नेगेटिव, ये होते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। अधिकतर CO और NO ही होते हैं, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ किताबों ने इसे कंसीडर किया है। फिलहाल आप कोनोसन याद रखिएगा,
ठीक है, कोनो सन याद रखना, आपके काम ये आएगा। ठीक है जी, याद हो गया। अब आपको दिक्कत तो नहीं, बताइए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, बीच में दिक्कत है बताना कोई, हम बताएंगे आपको। अब आपसे पूछा जाए कि मरकरी जो होता है, मरकरी मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड वीक मेटेलिक बॉन्ड। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये क्यों है भाई, एच जी की जो है मेटल, एच जी मेटल जो है, एच जी मरकरी मेटल जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होती है और मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है। ऑस्मियम जो है वो एलिमेंट मैक्सिमम डेंसिटी प्रदर्शित करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मैक्सिमम डेंसिटी का कारण है उस पर चार्ज ज़्यादा होता है, और जो है चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इंटरेक्शन बहुत अच्छा बना लेता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी मानी ही जाती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑस्मियम जो है फेमस है, रुदीनियम ऑस्मियम, ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं अगर आपको याद है तो। रिमेनिंग आपको ये भी पता होना चाहिए कि +7 मैंगनीज जो है वो आपका +7 तक चला जा रहा है। ठीक, और टाइटेनियम, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी यहाँ पर +4 मिलेगी, यहाँ पर +3 मिलेगी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पर +4, तो इन दोनों 2 बार लिख गया, रिपीट कर गया है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाएगी। TiCl2 ले लो, यहाँ पर TiCl2 ले लो। ठीक है, यहाँ पर आप जो है TiCl2 ले लो, तो यहाँ पर +2, यहाँ +3 या +4, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी उतना ही आपको जो करेक्टर है वो इसके अंदर वेरिएशन दिखाई देगा। ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी इंक्रीज कर रही है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, यहाँ पर आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऐसे करके आप इसमें दिखा सकते हो। दिलीप पांडे जी वेरी गुड, GD का GIC ठीक है। तो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन अच्छे हैं ये। बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो CRO जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड माना जाता है, Cr2O3 एम्फोटेरिक, और CrO3 जो है वो एसिडिक ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है, पेपर में बहुत जगह पेपर में ये पूछा गया है, बहुत जगह पेपर में ये पूछा गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया। एलॉय मरकरी का जिंक के साथ में अमलगम कहलाता है। अगर मरकरी के साथ में एलॉय बनाया गया है तो हम उसको अमलगम बोलते हैं, जिसे जिंक अमलगम का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? जिंक अमलगम का नाम दिया गया है। सोडियम मरकरी के साथ सोडियम अमलगम, मतलब अगर Hg लगा है तो मरकरी जब भी लगा है तो हम अमलगम ही बोलेंगे, चाहे वो सोडियम का हो या जिंक को हो। अब ये बताओ, पोटेशियम केमनोफोर को हम लोग लाल दवाई के नाम से जानते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। K2MnO4 को पोटेशियम मैंगनेट कहते हैं, और केमनोफोर को हम लोग गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं, और केमनोफोर बेसिक मीडियम में ये बेयर्स रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर, कि अगर हम लोग केमनोफोर को देखते हैं तो एसिडिक मीडियम में MnSO4 बनाता है। ये बात आप नोट कर लो, खटाखट खटाखट MnSO4 बनाता है। एल्कलाइन मीडियम में K2MnO4 बनाता है, और न्यूट्रल मीडियम में MnO2 बनाता है। NCERT में गलत लिखा हुआ है, परेशान ना होना। NCERT अगर आपने पढ़ी है तो वहां पर एल्कलाइन और न्यूट्रल दोनों सेम मीडियम बता दिए गए हैं, जिससे लोगों को कंफ्यूजन बहुत होता है और लोग ये गलती कर बैठते हैं, वो न्यूट्रल को एल्कलाइन मानकर ही पेपर में सब लिख करके चले आते हैं और दीवाने हो जाते हैं। तो ये बात भैया आप नोट कर लो, परेशान मत होना, हमारी बात मानना तो फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर परेशान ही रहोगे, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, याद रहेगा आपको सोनू है 513। चलिए, अगर आप लोग एक चीज और समझते हो, जैसे मैंगनेट आयन है, ये मैंने लिया मैंगनेट आयन, ये मैंने मैंगनेट आयन लिया, और ये मैंने परमैंगनेट आयन लिया। दोनों में आप नोट करिएगा ये बात, कि अगर हम लोग मैंगनेट आयन लेते हैं और परमैंगनेट आयन, तो कलर आप हमें बता पाएंगे? ये बताइए, मैंगनेट आयन का कलर क्या होगा और परमैंगनेट आयन का कलर क्या होगा? दोनों के कलर में कोई डिफरेंस आएगा, सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? बताइए जल्दी से।
कलर में कोई चेंज आएगा, सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा अंकुर। कौन ग्रीन होगा और कौन, हाँ बताइए, येलो टू ऑरेंज, पर्पल, ये तो पर्पल होगा। पर मैग्नेट आयन जो होता है ये पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का होता है, वेरी गुड, शाबाश। ऑरेंज नहीं होता, ग्रीन कलर का होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। एक पर्पल और एक आपका ग्रीन कलर बोला जाता है, ये बात आप नोट करिए। लाइट ग्रीन भी कुछ लोग बोलते हैं, तो फिलहाल आप अभी तो इसे ग्रीन कलर में ही रखिए, अभी इसे और कहीं मत ले जाइए, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें अगर आपने रिएक्शन, ध्यान दो, अगर के आई, जैसे आपने एल्कलाइन केमनोफोर ले लिया, थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पोटेशियम परमैंगनेट लिया है तो इसको आप, ये क्वेश्चन आ चुका है, बताओ किससे बनाते हैं इसे? इसे हम लोग पायरोल्यूसाइट ओर से बनाते हैं, पढ़ा है आपने, इसको हम लोग पायरोल्यूसाइट ओर से बनाते हैं। और ये केमनोफोर जब बन जाए तो केमनोफोर अगर केआई से रिएक्शन करता है, ध्यान दो भैया, अगर केआई से रिएक्शन करता है तो आयोडीन बनाता है, फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और आप ये भी ध्यान दीजिए, अगर न्यूट्रल और एल्कलाइन, ये रिएक्शन पेपर में बहुत आती है और रिएक्शन आ सकती है, अगर न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम है तो KiO3 बनेगा, और अगर डायरेक्ट है तो फिर I2 बनेगा एसिडिक मीडियम में। ध्यान देना, बहुत आती है रिएक्शन, इस पर आप इस बार 2025 के पेपर में लिख लो। बहुत सारे लोग केवल और केवल ये बात डिस्कशन करते हैं कि पेपर कब होगा, क्या पेपर आगे बढ़ सकता है, क्या पेपर पीछे घट सकता है। अरे भाई, जितना समय फालतू की बातों में लगा रहे हो, इतने में 2 क्वेश्चन पढ़ लोगे, पेपर आगे बढ़े या पीछे घटे, आपकी तैयारी बरकरार रहनी चाहिए। पूरा मैं बता रहा हूं आपको, पढ़ने से ज्यादा लोग उन चीजों को लाइक करते हैं जो उनके काम की नहीं होती। जैसे बच्चे को तुरैया खिलाओ नहीं खाएगा, बच्चे को लौकिया खिलाओ नहीं खाएगा, बच्चे को परवल खिलाओ नहीं खाएगा, बच्चे को करेला खिलाओ नहीं खाएगा, क्योंकि वो उसके फायदे की चीजें हैं। और जब वो उम्र 45 साल बीत जाएगी तो लौकी अच्छी लगेगी, करेला अच्छा लगेगा, और आपका जो है नेनुआ अच्छा लगेगा। ये सब क्यों अच्छे लगेंगे? ठीक, कि कारण ये है कि तब तुम्हारी उम्र निकल चुकी, जब खाना चाहिए था तो तुमने खाया नहीं, अब शरीर मांग रहा है कि दे दो, तो नौकरी जब हाथ से छूट जाएगी तो फिर नौकरी याद आएगी। अभी नौकरी में मजा आ रहा है कि चलो ठीक है, अरे यार बात कर लेते नौकरी, तो फिर अगले साल पेपर दे लेंगे, कौन आफत आ रही है। तो फालतू की बातें कि पेपर कैंसिल होगा, लड़ाई हो गई है, वहां युद्ध हो रहा है, यूपी में क्या असर पड़ेगा, इसका पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अरे होएगा यार, आज नहीं कल होएगा, पेपर तो होना ही है। काहे हम अपनी तैयारी सत्यानाश मार लें? अगर मतलब धोखे से भी हो जाएगी, अरे यार कोई बहाना बोले पेपर अब नहीं होगा, लो सब सत्यानाश, पूरा पढ़ा खत्म है। इस चक्कर में न फंसिए आप लोग कतई। ठीक, टीजीटी आगे बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, अपना पीजीटी पे फोकस करिए ना। टीजीटी वालों ने अधिकतर पीजीटी भर ही रखा है, तो पीजीटी पर फोकस करिए। टीजीटी के लिए काहे प्राण त्याग दे रहे हैं आप? तो देखिए, अगर केमनोफोर आपने लिया है तो केमनोफोर एसिडिक मीडियम में केआई के साथ में रिएक्शन करके I2 बनाता है, जबकि न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन जब करता है तो KiO3 बनाता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आयोडाइड आयन को आयोडेट में कन्वर्जन कब होगा? ये कन्वर्जन होगा न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में, लिखा है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। ऑक्जेलिक एसिड से CO2 बनती है, HCl से क्लोरीन गैस बनती है। ये सब चीजें भी आपको पता रहनी चाहिए मेरे अनुसार। NaNO2 को NaNO3 में और इथेनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना। अभी मैं और भी पॉइंट बताऊंगा, घबराइए नहीं, ये मत सोचिए कि इतना ही पढ़ाएंगे। अब अगर हमने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए K2Cr2O7 ले लिया, अगर K2Cr2O7 को देखोगे तो आप इसमें एक CrO4 डाई नेगेटिव आयन बताएंगे, है ना, और एक आपको बताना पड़ेगा Cr2O7 डाई नेगेटिव। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है और पूछा गया है एग्जामिनेशन में। इसकी शेप बताएंगे आप लोग, इसकी शेप बता पाएंगे आप लोग? इसकी शेप कैसी होती है CrO की? यहाँ पर Cr लिख दो, ठीक है। इसके बाद आप ऐसे बनाओ,
ऐसे बनाओ, ऐसे 4 ओ लगा लो, टेट्राहेड्रल शेप मानी जाती है, इस तरीके से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट माना जाता है। Cr2 CrO4 डाई नेगेटिव होता है, सॉरी CrO4 डाई नेगेटिव होता नहीं, वो CrO5 होता है। बटरफ्लाई जो होता है वो CrO5 होता है, प्रतिष्ठा वो CrO5 होता है। ये CrO4 नेगेटिव है, डाई नेगेटिव है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जबकि एक क्वेश्चन और, ठीक है, दूसरी चीज आपको और बता देते हैं हम आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि ये यहाँ पर CR है, हमारे जो नोट्स हैं वो दावे के साथ कहता हूं कि पीजीटी एग्जामिनेशन में ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे, ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। और आपको बताने जा रहा हूं, जिन लोगों को अभी बुकलेट नहीं मिली है, लास्ट लॉट आएगा 2-3-4 दिन के अंदर, मतलब संडे तक, कमिंग संडे, ये वाला संडे नहीं, नेक्स्ट संडे तक, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना, इस पर स्ट्रक्चर में आप ऊपर 2 नेगेटिव लगा दो यार, टेंशन काहे लगाते हो, उसकी टेंशन, अब इतना पढ़े लिखे हो यार पंकज जी, इतने तो समझदार हो, अभी क्लास 12th नहीं है, ये MSc पढ़े लिखे बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बात आप नोट करना। तो हम यहाँ पर एक चीज और बताएंगे कि इन चीजों में अगर आपने क्वेश्चन देखा तो आप ऐसे भी बना देख सकते हैं। इसकी बॉन्ड लेंथ भी पूछी गई थी 179 पिकोमीटर, एक बार इसको पूछा गया था 179 पिकोमीटर, इसको पूछा गया था ये कितना है तो 163 पिकोमीटर, आप याद कर लीजिएगा। एंगल पूछा गया तो लगभग 126 के आसपास में, तो 126 डिग्री के आसपास याद रखिएगा। और यहाँ पर आप इस तरीके से इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब हम आपको बताएंगे, ये बॉन्ड लेंथ पूछी गई थी कि कौन सा बॉन्ड, यानी कि CRO ये वाला बॉन्ड लेंथ लंबा है या फिर ये वाला बॉन्ड लंबा है, लंबाई कौन सी है, एक्स वाले की लंबाई ज्यादा है कि वाई वाले की लंबाई ज्यादा है, बताओ, एक्स वाले की लंबाई ज्यादा है कि वाई वाले की लंबाई ज्यादा है, जी बताइए। ठीक, एक्स वाले की ज्यादा है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, एक चीज मुझे और याद आ पा रही, मुझे मैंने कहीं पर नोट किया तो वो मुझे दिख गया, तो मैं वो आपको बता दे रहा हूँ कि अगर पाई लिगेंड्स में बात आती है तो पाई लिगेंड जो होते हैं इनमें आपको एक चीज और याद रख लेनी है कि जैसे RNC भी पाई लिगेंड में आता है, RNC भी इसी में आएगा, और आपका अगर मैं आपसे कहता हूँ PR3 भी इसी में आएगा, है ना, PR3 भी इसी में आएगा, बाईफिनाइल भी इसी में आएगा, नोट कर लेना, बाईफिनाइल भी इसी में आएगा, और इसके साथ साथ आपका फिनाइल भी इसी में आएगा, मतलब C6H5। ये जितने भी आएंगे ये सब लिगेंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं। इनको अभी मैंने एक जगह पन्ने पे नोट किया था, मुझे दिखाई दे गया तो मैंने आपको बता देता हूँ, ये बात ठीक रहा। अब दूसरी चीज आपको और यहीं पर बताऊंगा कि अगर हमने ये कंपाउंड लिया K2CrO4, तो इस कंपाउंड का क्या नाम है, इस जो है आपका ओर, इस ओर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर का नाम बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओर, इसका नेम क्या है ओर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बता पाएंगे आप। क्रोमाइट ओर बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ ना, क्रोमाइट ओर बोलते हैं, यस, इसे हम लोग क्रोमाइट ओर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आयरन का क्रोमाइट है वो तो आपका ठीक ही है, फेरोक्रोमेट है, ठीक, क्रोमाइट ओर के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे क्रोमाइट ओर। तो यहाँ आप ये नाम पूछा जा सकता है कभी भी कंपटीशन में, ठीक है। अब ये Cr2 7 H पॉजिटिव का मतलब है एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव का मतलब है एसिडिक मीडियम, ठीक है, H पॉजिटिव का मतलब है एसिडिक मीडियम, अभी बता रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, अभी बताते हैं, ठीक है। दूसरी चीज चलते हैं एसिडिक मीडियम में, मतलब यहाँ फेरस फेरिक में कन्वर्ट होता है, यहाँ SO2 H2SO4 में कन्वर्ट होती है, इसी सीरीज में H2S सल्फर में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर आपका COOH यानी कि ऑक्जेलिक एसिड CO2 में कन्वर्ट होता है, और आगे हम लोग चले KiI2 में कन्वर्ट होता है,
3ASO3 कन्वर्ट होता है ASO4 में, SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट होता है। मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने भी बोल दी हैं। अभी मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। ये मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में आपको बताया हुआ है कि यहाँ CrO4 डाई निगेटिव येलो कलर का होता है, ये आपका ऑरेंज रेड कलर का होता है। ठीक है, इनका लंबाई आपकी लिखी है 179, यहाँ 163 पिकोमीटर, ये 126 डिग्री पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरी चीज है, अगर इनके कलर पूछे जाएं तो टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव पर्पल कलर होता है, Cu डाई पॉजिटिव ब्लू। इनके कलर वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लेना कि ये कलर्ड होते हैं और ये कलरलेस होते हैं, क्योंकि इसमें कलर्ड होने का जो रीजन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और कलरलेस होने का जो रीजन है वो आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये रीजन है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात आती है कि इनके अंदर डी टू डी ट्रांजिशन की संभावना है, संभावना क्या, इनके अंदर डी टू डी ट्रांजिशन ही लिखा जाता है। और दूसरी है ना, अगर आपसे कहा जाए कि अगर हम लोग ये कहें जो पैरामैग्नेटिज्म है ना, पैरामैग्नेटिज्म है, उसको अगर पता करना है तो हम लोग ग्वाइस बैलेंस से पता करते हैं। और दूसरी चीज आपको और भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हम लोग लैंथेनॉइड्स पर चलते हैं तो लालूस होता है, ला लैंथनम और लू। ठीक है, लालू यानी कि ला ये है, लू ये है, तो लालू चलेंगे। लाला सियाराम परमानंद प्रेम शर्मा यूरोपियन गॉड तबदे हो इराथुम यबलू से मिलने गए। यानी कि लाला सियाराम, देखो यही तो है, परमानंद प्रेम, लाला सियाराम परमानंद प्रेम शर्मा यूरोपियन गॉड। अब यूरोपियन गॉड कोई शंकर भगवान तो होंगे नहीं, उनका नाम ही अजीब है, यूरोपियन गॉड। टब डे हो इरा तुम, टब डे हो इरा तुम यबलू से मिलने गए, यबलू से मिलने गए। तो भगवान का नाम भी बड़ा अजीब है इनका, भगवान का नाम देखो, तब दे हो इराथुम यबलू, और आगे से मिलने गए। तो लाला सियाराम परमानंद प्रेम शर्मा यूरोपियन गॉड टब डे हो इरातुम यबलू से मिलने गए। उसके बाद है थापा ने ऊपर से नापा, थापा ने ऊपर से नापा तो पूरा अमेरिका कांपा। ठीक है, पूरा अमेरिका कांपा, थापा ने ऊपर से नापा तो पूरा अमेरिका कांपा। बैंकॉक कैलिफोर्निया से आइंस्टीन फर्मी मेंडलीफ, ये वैज्ञानिकों के नाम है, MD। कैलिफोर्निया से आइंस्टीन फर्मी मेंडलीफ नोबल प्राइज लाए। तो ये मैंने आपको एलिमेंट बता दिए। लाला सियाराम परमानंद प्रेम शर्मा यूरोपियन गॉड तबदे हो इराथुम यबलू से मिलने गए। थापा ने ऊपर से नापा, पूरा अमेरिका कांपा। बैंकॉक कैलिफोर्निया से आइंस्टीन फर्मी मेंडलीफ नोबेल प्राइज लाए। तो ये हैं एलिमेंट के नाम, अगर आपने पढ़े होंगे तो याद कर लिए होंगे। अब यहाँ पर जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो F में 1 से 14 है, और D में 0 और 1 है, और यहाँ पर आपका NS2 ही रहेगा, इसमें आपका 1-2 का ऑप्शन नहीं आता है। समझ गए प्रतिष्ठा रानी बड़ी सियानी। और इसके बाद अगर हम लैंथनम, जबरदस्त बात है, नोट कर लो, मजा आ जाएगा, रसगुल्ला बन जाओगे। लैंथनम गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, जबकि यूरोपियम इटरबियम जो है वो +2 शो करते हैं। टर्बियम जो है +4 और सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। LaOH का होल थ्राइस ज़्यादा बेसिक माना जाता है एज कंपेयर टू LuOH का होल थ्राइस। ये ज़्यादा बेसिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आयनिक करेक्टर ज़्यादा है और इसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है। लेफ्ट टू राइट चलते हैं सीरीज में तो आयनिक करेक्टर घटता है और कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है। तो डिक्रीज इन बेसिक करेक्टर ड्यू टू इंक्रीज इन बताओ, इंक्रीज इन बेसिक, वो इंक्रीज इन कौन सा कोवेलेंट करेक्टर है फजान रूल के अकॉर्डिंग, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपको और बता देते हैं
जिंक और हॉफनी जिरकोनियम हॉफनियम की जो केमिस्ट्री है वो सेम होती है, क्योंकि इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें जो कलर होता है वो F2F ट्रांजिशन के कारण होता है। मिक्स्ड मेटल कई बार क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी में। मिक्स्ड मेटल के को हम लोग पायरोफोरिक एलॉय बनाने में काम आता है। इसके अंदर सीरियम, ठीक है, सीरियम, नियोबियम और आयरन होता है। ठीक, इसका मतलब इसके अंदर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, ये बात आपको ध्यान देना। ठीक, दूसरी चीज़ आपको और बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको और बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पर कि अगर हम लोग देखें तो थोड़ा बहुत अमाउंट इनका भी माना जाता है। इनको आप लोग ऐसे बोल सकते हो, ये थोड़े से फ्रैक्शन में बहुत माइन्यूट अमाउंट में होते हैं। ठीक, तो एक तो ये आपको नोट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको और बताएंगे यहाँ पर, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का यूज़ कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए सिगरेट में भी होता है। सीरियम ऑक्साइड, थोरियम ऑक्साइड को लैंप के मेटल में भी यूज किया जाता था। याद है लैंप का जो मेंटल था, जैसे करके लटकाते थे जलाने के लिए, लोग कहते हमारी लैंटन मिंटन खराब हुआ है, मिंटन, वही मेंटल होता था, मेंटल जो जलता था लटकता था ऐसे बल्ब की तरह, आपने नोटिस किया होगा पुरानी घरों में रहती थी। प्रोमीथियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिनॉइड अगर है तो 5F सीरीज है, और लेंथेनॉइड है तो 4F सीरीज मानी जाती है। जितने भी एक्टिनॉइड होते हैं वो सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, और ये ज़्यादा टेंडेंसी, एक क्वेश्चन पीजीटी में आपको पता भी होगा, याद भी होगा कि आया था कि एक्टिनॉइड का जो टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है तो आप बताओगे, क्योंकि वो जो होता है उनके ऊपर चार्ज, यानी कि अगर हम देखें तो जो एफ ट्रांजी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो मतलब वेरी पुअर हो जाता है। एक तो पुअर, एक महापुअर, एक भिखारी, एक ऐसा भिखारी जिसके कपड़े फटे हुए हों, तो ये वही कंडीशन। ऑल द एक्टिनॉइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और मिक्स्ड मेटल मैंने आपको ऊपर अभी बता ही दिया है, दोबारा लिख गया यहाँ पर। इसके बाद आपको लूनार कास्टिक का फार्मूला पता हो, मोहर सॉल्ट का फार्मूला पता हो, मोहर सॉल्ट पता है, ग्रीन विट्रियोल का फार्मूला पता हो, व्हाइट विट्रियोल का फार्मूला पता हो, ब्लू विट्रियोल का फार्मूला पता हो, जर्मन सिल्वर में कितना परसेंट सिल्वर होता है, ये बात जरूर याद रखना कि जर्मन सिल्वर में 0% सिल्वर होता है। ब्रास कॉपर जिंक को बोलते हैं, ब्रॉन्ज कॉपर टिन को बोलते हैं, और गन मेटल कॉपर टिन और जिंक के मिक्सचर को बोलते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट नोट किए। अब हम बात करेंगे उन पॉइंट की जो पॉइंट अभी आपने डिस्कशन हमसे नहीं किए। जैसे अगर आपके मन में बातें कुछ आती हैं तो उनको भी अब मैं ला रहा हूं सामने आपके। तो थोड़ा सा समय आपसे 15 मिनट का और लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 10:15 से आपका टेस्ट होगा। तो 10:15, मतलब मैं आपको थोड़ा उससे पहले कुछ बता दूं ऐसी बातें जिससे आपका जो छोटी मोटी और पॉइंट है वो भी बहुत सारे क्लियर हो जाए। जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात थी, वो भी थोड़ी सी आपकी क्लियर हो जाए। तो चलिए सुन लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए, जनरल पॉइंट पर तो मैंने सब पर कॉमनली बात कर ही ली थी, इसमें कोई इफ और बट और कोई दो राय नहीं है। एक ट्रेंड भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम लेंथेनॉइड्स की डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करते हैं, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो होता है वो, अगर हम लोग स्कैंडियम से लेके स्कैंडियम बीच में क्रोमियम और यहाँ पर जिंक लिख लेते हैं, तो आयनिक रेडियस पहले डिक्रीज होता है, फिर लगभग कांस्टेंट रहता है, और एंड ऑफ द सीरीज पर ये बढ़ जाता है। तो पहले क्या हुआ, पहले आपका डिक्रीज हुआ, फिर आपका कांस्टेंट हुआ, फिर आपका इंक्रीज कर गया। रीजन, ठीक, रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है समझाते हैं पंकज जी, अभी आप थोड़ा आराम दीजिए, समझाते हैं। रीजन ये होता है कि डिक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जो था वो आपका डोमिनेंट था, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट था। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट था। यहाँ पर आपका न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस हो गया डी शील्डिंग इफेक्ट से, तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बैलेंस हो गया शील्डिंग इफेक्ट से, शील्डिंग इफेक्ट से बैलेंस हो गया, और यहां पर फिर आपका न्यूक्लियर चार्ज डाउन पड़ गया। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट।
तो ये चीज नोट करिएगा। दूसरी चीज मैं आपको बताने की कोशिश ये भी करूंगा कि इनमें आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किसका ज्यादा है किसका कम है। ये सब चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी क्योंकि इस पे इतना टिपिकल क्वेश्चन बन करके नहीं आता है। एक बात ये याद रखना। दूसरी चीज जो है वो आपको परेशान कर सकती जिसका नाम है रिडक्शन पोटेंशियल। तो चलिए जरा बात कर लेते हैं। पहले तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट पर बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पर बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और उसके बाद आपका रिडक्शन पोटेंशियल पर भी बात कर लेंगे। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम बोले इसको हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो N-1D और साथ में NS दोनों इन्वॉल्व होंगे तभी होगी। और जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो केवल NS के कारण होती है, वो N-1 के कारण नहीं होती है। इसके कारण N-D के कारण वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी मानी जाती है। कौन सी? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाती है। ये बात आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। दूसरी चीज ये है, अगर जिंक पॉजिटिव और जिंक डाई पॉजिटिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो IE होगी वो इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो IE जो है वो इसकी कम होगी और इसकी IE ज्यादा होगी। ये बात आप नोट कर लेना, बहुत ही बेहतर है, बहुत बेहतर है, ठीक। मतलब इंपॉर्टेंट आपको रखना पड़ेगा, इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आपको ले जाके रखना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको और बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जितने भी अगर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहाँ पर मैंगनीज को देखा जाए तो Mn डाई पॉजिटिव जो है वो मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और केवल मैंगनीज की बात करें तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक इसको पहुंचाया जा सकता है। इतनी बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब हम आगे चल लेते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। देखो जब भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा, अब समझना पंकज पांडे जी, एक ही बात बोलूंगा, बहुत ज्यादा खचर पचर नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा खचर पचर मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। एक पहले वर्ड लिखूंगा ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू। मेरा लिखने का पैटर्न अलग रहता है, मैं अलग तरीके से बोलता हूँ। इसी आधे लोग मुझे बताते हैं, बोले इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें केमिस्ट्री नहीं आती, क्योंकि मैं वो बात नहीं बोलता हूँ जो किताबों में लाइन टू लाइन लिखी। अधिकतर केमिस्ट्री का मास्टर, केमिस्ट्री का प्रोफेसर, केमिस्ट्री का टीचर, वो जो किताब में रटी हुई लाइनें होती उन्हीं पर निर्भर रहता है। इसीलिए वो मुझे बताता है कि वो बेवकूफ सल्फेट है ना। तो आप, मैं बेवकूफ़ी अपने आप को इसलिए बोलता हूँ कि मैं हट के बोलता हूँ। यहाँ पर ग्रेटर और इसी हट के वजह से 70, 80, 90 आज तक टोटल 250 सिलेक्शंस एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस ने दे दिए इसी हटने के चक्कर में, ठीक है। क्योंकि मैं वो नहीं करता जो लोग करते हैं, मैं वो करता हूँ जो कोई नहीं करता है। यहाँ ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, greater the negative value of electrode potential, greater will be the stability. greater will be stability. अब अगर इसे कोई दूसरा टीचर पढ़ाता तो वो ऐसे पढ़ाता, मालूम क्या, जितनी वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम इसे बात को बोलें, जितनी वैल्यू कम होगी, जितनी वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सही बात है ना? दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन मैंने आखिरकार ये बात यहाँ ऐसे क्यों लिखी? कोई रीजन तो रहा होगा जो मैंने ऐसा लिखा। रीजन आपको बताना चाहूंगा कि हम बताना चाह रहे हैं निगेटिव वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है, ठीक है, निगेटिव मतलब क्या है वो आपको बताएंगे। ठीक, गलत है, ठीक है जगमोहन जी, मान लेते हैं कि आपकी बात गलत है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपने लिखा नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब आप इसको ध्यान देना पड़ेगा, जितनी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा का मतलब उतना रिडक्शन पोटेंशियल कम हो गया। अब हम आपसे ये मानते हैं कि अगर मान लो हमारे पास
ठीक है जगमोहन जी, आप अपने अकॉर्डिंग चलिएगा, मुझे कहने दीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरे अनुसार नहीं है, ये मेरे अनुसार नहीं है, ये आपके अनुसार है। आप अभी भी गलत बोल रहे हैं, आप अभी भी गलत बोल रहे हैं, आप अभी भी गलत बोल रहे हैं। 100% नहीं, 1000% आप गलत बोल रहे हैं। आप ये बात जान लीजिए। आप ग्रेटर देन निगेटिव वैल्यू, आपने सेंटेंस ही नहीं पढ़ा। ग्रेटर वैल्यू नहीं होता है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो ये मान लेना कि वैल्यू ऊपर की तरफ है। ये बात आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां निगेटिव वैल्यू लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान दो। लग रहा है कि जल्दीबाजी में हो, लग रहा है जल्दीबाजी में हो। अब अगर मैं यहां से आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर मैं यहां से सपोज कर लेता हूं m के ऊपर 2 पॉजिटिव लगाता हूं तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। m डाई पॉजिटिव 2 नेगेटिव लगाने पड़ेंगे तो ये मेटल हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब हमसे समझिएगा। अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि यहाँ ई अगर नॉट मैंने लिया, यानी ई नॉट लिया, और कॉपर का अगर मैंने कंसीडर किया तो Cu डाई पॉजिटिव, वही मैं बता रहा हूं भैया कि यही लोग पढ़ाते हैं, यही मैंने बोला वीडियो देखना, लोग यही पढ़ाते हैं। गुरुजी कैसे बताएं हम आपको, ये मैंने बोला है, यही लोग पढ़ाते हैं, ये मैंने बताया, ये लोग पढ़ाते हैं। मैं तो ये पढ़ा रहा हूं, मैं तो ऊपर वाला पढ़ा रहा हूं, लोग ये पढ़ाते हैं, मैं ये बोल रहा हूं। सुनिएगा बाद में जब फुर्सत हो आपको कभी। यहाँ पर ये चीज है, तो ये कॉपर की वैल्यू आपको पता है 0.34 वोल्ट होती है, 0.34 वोल्ट होती है, ये बात नोट कर लेना। अब ये बताओ कि ये मैंने वैल्यू ले ली, ठीक। अब दूसरी तरफ मैं आपसे ये कहने की कोशिश करूंगा कि इसको एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए होगी बैलेंस करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर इनकी वैल्यूज़ को हम देखना शुरू करें तो आपको नोटिस करना पड़ेगा कि हम लोग एक बात जरूर याद रखें कि H पॉजिटिव बीच में होता है, इसकी वैल्यू 0.0 होती है, 0.0 वोल्ट। नीचे की तरफ जब आते हैं तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाती है, ऊपर की तरफ चलते हैं तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। इतनी बात में आप एग्री करते हैं नहीं करते, इतनी बात बताइए हमें, इतनी बात में आप एग्री करते हैं नहीं करते हैं? बोलिए। ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ये मिडिल में हो गया, फिर आप समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ठीक, डन हो गई बात। चलिए अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि रिडक्शन पोटेंशियल जब भी लिखा जाता है तो नॉट ई नॉट एम पॉजिटिव अपॉन एम लिखा जाता है। दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, यहां रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, यहां पर आपका ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। चलिए थोड़ी देर समझिए, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक। अब दोनों में आपको अंतर क्या दिखाई देगा वो आपको दिखाने की मैं कोशिश यहां पर करूंगा। देखो समझो बात को। अगर हम लोग कहें कि अगर, ध्यान दो, नेक्स्ट एग्जाम्पल से चलते हैं। ये सब ऊपर से नीचे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश यहां से की कि ये नेगेटिव वैल्यू हमेशा ऊपर से नीचे चलेगी और पॉजिटिव की तरफ चलती चली जाएगी, यानी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव होता चला जा रहा है। ये बात मैं यहां पर बोलना चाह रहा हूं। रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल पोटेंशियल नेगेटिव से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये बात सिर्फ मैं ऊपर से बोलना चाह रहा था, ठीक है। एक बात
अब हम लोग बात ये करना चाहेंगे आपसे कि स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव से स्कैंडियम डाई पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो क्या करें। ये एक्चुअल चाहता ये है कि स्कैंडियम स्कैंडियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 21 होता है, आर्गन 3d4s2 3d1 ये होता है। समझना लोग, सभी लोग देखो, ये हमने देखा। अब ये बताओ कि स्कैंडियम चाहता क्या है। स्कैंडियम ये चाहता है कि ये स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल कब हो जाएगा, जब अपने में से ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव बना ले। स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव जब बन जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। यानी स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव इज स्टेबल एज इट गॉट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इतनी बात पे हाँ और ना बोलिए, मैं एक एक स्टेप चल रहा हूं इसीलिए, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना बनने पाए। स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव स्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ ये नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेता होगा, इसीलिए ये स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है, ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव स्लैश स्कैंडियम डाई पॉजिटिव की वैल्यू लो हो जाती है, लो हो जाती है। इसीलिए यानी कि लो रिडक्शन पोटेंशियल मेक इट स्टेबल बिकॉज इट लूजेस ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि अगर हम ये कहें कि यहाँ पर ई नॉट जिंक डाई पॉजिटिव स्लैश जिंक जो होता है वो मोर स्टेबल हो जाता है, मोर स्टेबल माना जाता है, मोर स्टेबल माना जाता है किसमें, क्योंकि वो जिंक D10 कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेगा और इसका जो मतलब हाई वैल्यू मानी जाती है। तो हाईएस्ट वैल्यू अगर आती है इसकी, तो हाईएस्ट वैल्यू जिंक की कब आएगी। अब हाईएस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे किताबों में लिखा होगा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, जैसे अभी जगमोहन जी थोड़ा सा एकदम से परेशान हो गए, अगर मैंने लिखा हाईएस्ट वैल्यू तो ये हाईएस्ट का मतलब क्या है, हाईएस्ट वैल्यू का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू। हाईएस्ट का मतलब है नेगेटिव वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की हाईएस्ट का वैल्यू का मतलब है नेगेटिव वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू अगर जिंक की है तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण है जो आपको दिखाई देती है। ये माइनस की 0.76 वोल्ट होती है। कितनी होती है, माइनस की 0.76 वोल्ट होती है, प्लस की नहीं होती है, नेगेटिव में होती है वैल्यू। ठीक, अब ये नेगेटिव में का मतलब हुआ कि हाई, जैसे जनरल ट्रेंड हो गया कि हाईएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट का मतलब है कि कायदे में तो ये वैल्यू क्या मानी गई, ये वैल्यू नेगेटिव में हाईएस्ट है। और नेगेटिव हाईएस्ट का मतलब माइनस की तरफ उल्टी डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, ज्यादा नेगेटिव है। अब समझो और लैंग्वेज समझो, ज्यादा नेगेटिव है, ये बात आपको मैं ऊपर लिखवा चुका हूं, इसीलिए आप परेशान हो गए थे। मैं आपको ट्रेंड में ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। दूसरी चीज, ये बात अगर गलत मतलब हमेशा वैल्यू से याद करिए, ज्यादा नेगेटिव का मतलब ही होता है कम वैल्यू, हाईएस्ट नेगेटिव का वैल्यू का मतलब ही कम वैल्यू हुआ। ये मैं यहाँ पर फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आपसे मैं कहता हूँ पंकज बताइए, प्रीति आप बताइए, जगमोहन जी अब बोलिए ना कुछ। अब तो आपको मन में ये बात समझ में आ ही गई होगी कि आखिरकार क्या होना है। अब तो मन में समझ में आ ही गया होगा। अब तो मन में समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपसे कहूं ई नॉट वैल्यू जो है, चलो ठीक है, अब आपकी बात पर आते हैं जर जी, यहां दीजिए। अगर ई नॉट की टाइम बेटा भैया खराब ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा और समय ज़्यादा नहीं लूंगा। अगर मैं आपसे कहूं एमन ट्राई पॉजिटिव से एमन डाई पॉजिटिव की बात करूं, ठीक है, ये कंसिडरेशन करता हूं। उसके बाद सी आर ट्राई पॉजिटिव से आपका सी आर डाई पॉजिटिव का कंसिडरेशन करता हूं। फिर एफ ई ट्राई पॉजिटिव का एफ ई डाई पॉजिटिव से
का कंसिडरेशन करता हूं, इन सब का अगर कंसिडरेशन करता हूं तो एमन डाई पॉजिटिव जो है वो आपसे कहा जाएगा ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रखेगा, और एमन डाई पॉजिटिव जब ज्यादा, एमन ट्राई पॉजिटिव आपका जब ज्यादा वैल्यू नेगेटिव रखेगा तो इसका मतलब है कि थर्ड आयनेशन पोटेंशियल उसका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अब आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से सीखिएगा। एक बार और मैं आपको, आज चूंकि समय हो रहा है टेस्ट का इसलिए बहुत ज्यादा आपको उलझाऊंगा नहीं। आपको समय बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको उलझाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ इतनी बात आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ आप पढ़ेंगे, V2O5 ज्यादा स्टेबल होता है, VO2 ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो VO2 पॉजिटिव जो आप अर्चिता सेन बोल रही वो है VO2 पॉजिटिव। अब VO2 पॉजिटिव में बी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आएगी, +5 आएगी, इसमें ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा इधर रहेगी उतना ही स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा होती चली जाएगी। ये तो ऑक्सीडेशन का टर्म है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स more is the stability, but maximum oxidation states occurs at highest negative value of the रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक तो ये याद रखना। चलिए खैर अब कुछ बातें मैं बोल देता हूं क्योंकि समय कम है, थोड़ी देर आपका माइंड भी रेस्ट पर जाना चाहिए। एक तो ये, और दूसरी रिएक्शंस आप एक बार और पलट करके देखिएगा कि जैसे KMnO4 वाली, K2Cr2O7 वाली। ठीक है, दूसरी चीज आपको और बताने की कोशिश करूंगा। देखो D0, D5 और D10 इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल सिमेट्री वाली कंडीशन मानी जाती है। सिमेट्री जहां होगी, जहां सिमेट्री होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो यहां आपको बताने की, ये डिजनरेट ऑर्बिटल है, ये डिजनरेट ऑर्बिटल है, ये D5, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये D10 है, तो D10 इज मोर स्टेबल ड्यू टू मोर सिमेट्री। यहाँ मोर सिमेट्री है, मोर स्टेबिलिटी मानी जाती है, मोर स्टेबिलिटी मानी जाती है जब इलेक्ट्रॉन के कन्फिगरेशन में। लेकिन आपको ये बताएं, डीजनरेट डी ऑर्बिटल, अगर वर्ड आता है डीजनरेट, डीजनरेट डी ऑर्बिटल जो होती है, डी ऑर्बिटल जो होती है वो ऑर्बिटल रिएक्टिव ज्यादा होती है, मतलब भरने की इच्छा ज्यादा रखती है, अपने आप को खाली नहीं छोड़ेगी। इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप याद रखना कि इन चीजों में हमें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और इन सभी में स्टेबिलिटी को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, आप आज टेस्ट और दे लीजिए, मैं एक बार क्लासेस को और भी इस पर कंटिन्यू करूंगा क्योंकि अभी समय की बाध्यता बनी हुई है। नहीं तो अभी मेरा मन था कि मैं थोड़ी देर और डिस्कशन करता आपसे। और दूसरी चीज ये भी जान लीजिए कि छोटे छोटे पॉइंट आपको जब लगे टेस्ट में, चलिए सुनिए छोटी सी बात, टेस्ट में जब भी एक कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए। जब आपको टेस्ट देना हो तो एक काम और करिए, आज टेस्ट जब दीजिएगा तो टेस्ट में कॉपी और पेन लेना, कॉपी और पेन से आप छोटे छोटे पॉइंट्स पॉइंट्स नोट कर लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर लेना, जो पॉइंट आपको नहीं आते हो, जो नहीं आते हो। ठीक, फिर आप मुझे बता देना, मैं उन पॉइंट्स को यहां पर दोबारा डी ब्लॉक में डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है, डी ब्लॉक में डिस्कशन कर लूंगा। 60 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, 60 क्वेश्चन दिए हैं, और 60 में से अगर आपने 40 पार कर दिए, 40 पार कर दी तो मान लूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन फाइनल है। ठीक है, चलिए दीजिए टेस्ट अब आराम से।